नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट क्लियरेंस ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप चैनल विजिट करके वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप डायरेक्टली वहां से देख के नोट्स अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और सिंपल हिंदी भाषा में समझेंगे। ज्यादा डाउट इसमें क्लियर जो कंफ्यूजन जो है इसमें नहीं क्रिएट करेंगे और जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम लोग इसमें क्लियर करते हुए जाएंगे। लास्ट में मैं एक समरी दूंगा, वो समरी आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा जो इसका क्लैरिफिकेशन एक साथ में कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। इसमें जो कुछ हिस्सा रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो शरीर के बाहर एक रहता है और कुछ हिस्सा शरीर के अंदर रहता है। तो ये जो शरीर के हिस्सा जो बाहर रहता है ये एब्डोमिनल और पेल्विस रीजन जो रहता है उसके नीचे की तरफ जो है वो हैंगिंग करता है हमारी बॉडी में। तो बाहर की तरफ जो पार्ट रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो वो उसका जो नाम है वो है पेनिस। उसके बाद जो टेस्टिकल और जो हम लोग ये देखते हैं कि एपिडिडाइमिस, और ये जो जिस थैली में रहते हैं उसे कहा जाता है स्क्रोटम। तो ये हिस्सा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहता है वो एक्सटर्नल पार्ट रहता है, एक्सटर्नल ऑर्गन रहता है। और जो हिस्से अंदर की तरफ रहते हैं वो रहते हैं वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये हिस्सा जो रहता है वो अंदर की तरफ रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ हिस्सा एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी काम करता है, जैसे कि यूरेथ्रा हो गया और जो एक्सक्रीशन का काम करता है। तो ये जो नियर अबाउट जो है यूरिनरी ब्लैडर के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है। तो जो पेनिस है वो दोनों काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी। उसमें इरेक्शन और सीमेन जो रहता है, जो व्हाइट फ्लूइड रहता है, जो ऑर्गेजम के टाइम पे हम लोग रिलीज करते हैं पुरुष, तो वो भी रिलीज करने का काम करता है। और यूरिनेशन के वक्त जो यूरिन जो बाहर निकलता है तो यूरिन का बाहर निकलने का काम भी पेनिस के थ्रू होता है, यूरेथ्रा के थ्रू होता है। तो एक एक पार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, सिंपल भाषा में ब्रीफली हम लोग समझेंगे। तो पेनिस जो है, पेनिस के पुरुष का जो लिंग रहता है ये इसके 4 नाम दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। जहां पे वो एब्डोमिनल रीजन के साथ जुड़ता है, शरीर के साथ जुड़ता है, उसे कहा जाता है बेस या फिर रूट ऑफ द पेनिस। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन रहता है, जो बड़ा यहाँ पे पोर्शन रहता है, उसे कहा जाता है बॉडी या फिर शाफ्ट ऑफ द पेनिस। उसके बाद ये जो कोनिकल शेप रहता है, जो यहाँ पे शेप ऊपर रहता है, इसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। और चौथा जो पार्ट रहता है जहां पे ये जो बॉडी और ग्लैंस पेनिस मिलते हैं उस पोर्शन को नेक रीजन कहा जाता है, नेक ऑफ द पेनिस कहा जाता है। अब यहाँ पे जो अंदर आपको डायग्राम दिखाई दे रही है तो इरेक्टाइल एक मसल्स रहते हैं, इरेक्टाइल एक टिश्यू रहती है पेनिस के अंदर पे। तो वो उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो 2 हिस्से डिवाइड किए गए हैं उसे कहा जाता है कॉर्पस कैवर्नोजम। इसके अंदर एक छोटे 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 हजारों जो रहती हैं हॉलो नसें रहती हैं, हॉलो ट्यूब्स रहती हैं, जो कि इरेक्शन मतलब सेक्सुअल अराउजल जब होता है, सेक्सुअल प्लेजर के दौरान या फिर कोई जब थॉट करता है सेक्स के बारे में, तब इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेनिस में एक इरेक्शन आ जाता है। और जब ये प्लेजर जो है या फिर जो सेक्सुअल अराउजल ऑर्गेजम के बाद जब ये लूज हो जाता है पेनिस, तो इसमें से ब्लड सर्कुलेशन चला जाता है और ये पेनिस लूज हो जाता है। तो पेनिस जब लूज हो जाता है तो उस कंडीशन को फ्लैसिड कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। स्पॉन्जी टाइप एक मसल्स रहता है, इसके अंदर से ही जो है यूरेथ्रा निकलता है। यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब है जिसके अंदर से सीमेन और यूरिनेशन निकलता है। पेनिस के ऊपर जो एक स्किन रहती है, स्किन जो रहती है इलास्टिक स्किन रहती है, और जब पेनिस इरेक्ट हो जाता है तो वो भी एक जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है स्किन में। और जब फ्लैसिड कंडीशन में पेनिस आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर स्किन जो है वो लूज हो जाती है। कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें बचपन में डॉक्टर आपको कहते हैं कि जो बच्चे की जो स्किन है, फोर स्किन जो पेनिस के, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए वरना इससे फाइमोसिस हो जाएगा। फाइमोसिस कंडीशन रहती है, फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस, इस पे अलग से एक टॉपिक बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर उससे प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाए तो इलास्टिसिटी जो रहती है स्किन की वो लूज हो जाती है, स्किन में टाइटनिंग हो जाती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए डॉक्टर आपको बचपन में कुछ गाइडेंस देते हैं बच्चों के, अदरवाइज तो उसे स्किन को जो है वो सर्कमसाइज करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, यानी कि स्क्रोटम। स्क्रोटम एक थैली है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है
जिसमें टेस्टिल्स और एपिडिडाइमिस रहते हैं और उसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, नर्व्स भी रहते हैं। तो स्क्रोटम जो है, जो थैली है जिसके अंदर ये सब चीजें रहती हैं, ये एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए। स्पर्म्स जो हैं वो जो बॉडी टेम्परेचर रहता है एक व्यक्ति का, एक पुरुष का जितना बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए। ये उसका एक नेचर है। तो स्क्रोटम के आपने देखा होगा कि कभी कभी वो टाइट हो जाते हैं, मतलब वो स्किन जो एकदम टाइट हो जाती है, अंदर की तरफ जो अंडकोश है जिसे टेस्टिस कहा जाता है वो टाइट हो जाते हैं या फिर कभी कभी लूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर उसे मेंटेन करना रहता है। कभी अगर स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए स्क्रोटम में वो अगर कम लगता है तो वो बॉडी के नजदीक चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके अंदर जो मसल्स रहते हैं स्क्रोटम के अंदर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करके लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो टेम्परेचर है मेंटेन हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि फीवर में आपने महसूस किया होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस वक्त जो स्क्रोटम की जो स्किन है, जो मसल एकदम लूज हो जाते हैं और वो बॉडी से दूर हो जाते हैं, ताकि जो बॉडी की गर्माश है वो स्क्रोटम में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए रहता है उसे मेंटेन करने का काम जो है वो जरूरी रहता है और वो स्क्रोटम करता है। वो अगर मेंटेन नहीं होता है तो स्पर्म डैमेज भी हो सकते हैं और देखा जाए तो उसकी जो मोटिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब आते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है? एक कॉइल टाइप एक ट्यूब है जो कि टेस्टिस के पीछे रहता है, दोनों टेस्टिस के पीछे जो है वो रहता है। ये क्या करता है कि जो भी स्पर्म्स जो यहां से बनते हैं टेस्टिस के अंदर, वो उसे रिसीव करता है, स्टोर करता है और आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। जो स्पर्म टेस्टिस में से निकलते हैं वो 100% मैच्योर नहीं होते हैं, वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होने के बाद फिर वो मैच्योर होते हैं। अब आते हैं टेस्टिकल्स के ऊपर। टेस्टिकल्स क्या है? एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, अंडकोश है जो कि स्क्रोटम के अंदर रहता है। ये जो हैंगिंग करता है इसे कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के बेसिस पे ये हैंगिंग करता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही ब्लड वेजल्स, नर्व्स जो हैं वो इसे सप्लाई करती हैं, इसको नसें। इसके अंदर एक कॉइल टाइप स्ट्रक्चर रहता है जिसे ये इस तरीके से, एक कॉइल टाइप इस तरीके से टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर रहता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती है? स्पर्म डेवलपमेंट का काम जो है वो इसमें करती हैं। और जो स्पर्म डेवलपमेंट होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की मदद से। जो प्रोसीजर होती है स्पर्म डेवलपमेंट की उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होती है और फिर जो स्पर्म्स यहाँ बनते हैं वो फिर कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में वो स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर जब स्टिमुलेशन आता है सेक्सुअल का तो उसे कॉन्ट्रैक्शन मिलता है एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस से कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो पुश होते हैं। पुश होके कहां जाते हैं? वो वास डेफरेंस। अब यहाँ पे एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट था वो यहाँ खत्म हुआ। अब आते हैं इंटरनल पार्ट्स पे। तो वास डिफरेंस क्या है? ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म कैरी करता है सेमाइनल वेसिकल की तरफ। तो सेमाइनल वेसिकल की तरफ इसे कैरी करने का काम रहता है। और सेमाइनल वेसिकल्स क्या है? ये एक हॉलो सैक है, एक थैली टाइप स्ट्रक्चर है जो कि जब स्पर्म्स जो फ्लो होते हैं, अभी तक मैं जो बात कर रहा था वो स्पर्म्स के बारे में बात कर रहा था, अभी तक मैंने सीमेन की बात नहीं की है। तो सीमेन डेवलपमेंट यहां से होता है। तो यही जो सेमाइनल वेसिकल्स है, सेमाइनल वेसिकल एक फ्लूइड छोड़ती हैं जिसमें फ्रुक्टोस रिच फ्लूइड रहता है। सबसे ज्यादा जो फ्रुक्टोस जो है वो इसके अंदर से रिलीज होता है और जो सीमेन का जो जितना भी फ्लूइड रहता है उसका मैक्सिमम % जो रहता है वो सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला फ्लूइड ही रहता है, जो व्हाइट कलर का फ्लूइड हमें देखने को मिलता है। तो जब वास डिफरेंस यहाँ पे आते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स के यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे एक बनती है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है? सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस को दोनों को मिला के एक इजैकुलेटरी डक्ट बनती है। जैसे ही वो यहाँ पे आती है, जैसे वो पुश होती है, वो सेमाइनल वेसिकल्स यहाँ पे अपना जो फ्लूइड है, जो फ्रुक्टोस रिच रहता है, वो यहाँ पे छोड़ता है और यहाँ से सीमेन बनने की शुरुआत असल में होती है। ये जो फ्लूइड है इससे स्पर्म्स को एक मोटिलिटी मिलती है, एक नरिशमेंट जो मिलती है, उसकी मूवमेंट को ज्यादा मिलती है। इस फ्लूइड के बेसिस पे एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलती है स्पर्म्स को।
अब सिमाइनल वेसिकल्स तक हम लोग आगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है ये एक वॉलनट शेप जैसा रहता है और यूरेथ्रा जो है वो इसके अंदर से निकलता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी एक अपना जो फ्लूइड है वो इसके अंदर रिलीज करता है और जिसकी वजह से जो स्पर्म्स है उनका नरिशमेंट बढ़ता है और उनकी मोटिलिटी भी इसके बेसिस से बढ़ती है। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। इसका फंक्शनिंग अच्छे से समझिएगा। ये क्या करता है, जब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा दोनों काम करता है, यूरिन का भी और सीमेन रिलीज का भी दोनों काम करता है। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, यहां से जो यूरेटर के थ्रू जो यूरिन यहाँ पे आता है, तो जो यूरिन रहता है उसमें कुछ एसिडिक पार्ट रहते हैं, तो कुछ उनके जो रेसिडुअल्स रहते हैं, थोड़ा सा यूरिन जो है वो यहाँ पे छूट जाता है अगर यूरेथ्रा के अंदर के साइड से। तो ये जो रहता है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, सबसे पहले ये एक लिक्विड छोड़ता है, ट्रांसपेरेंट स्लिपरी फ्लूइड रहता है। वो क्या काम करता है, वो दो काम करता है। सबसे पहला, ये जो ट्रैक में जितना भी अगर एसिडिटी है या यूरिन के कुछ पार्ट्स अगर या ड्रॉप्स रह गए हैं तो ये उसे साफ कर देता है और नलीफाई कर देता है ताकि वहां पे किसी तरीके की एसिडिटी ना रहे। दूसरा, उस पोर्शन को स्लिपरी बना लेता है, एकदम स्लिपरी यूरेथ्रा को बना लेता है। क्यों करता है वही दो काम, क्योंकि अगर स्पर्म्स अगर एसिडिटी के कांटेक्ट में आ गए, एसिड स्ट्रक्चर के कुछ कांटेक्ट में आ गए या एसिड एनवायरनमेंट में अगर कांटेक्ट में आ गए तो स्पर्म जो डैमेज हो सकते हैं और उनकी मोटिलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसे हटाने के लिए ये जो बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है उसे नलीफाई कर देता है। स्लिपरी क्यों करता है, क्योंकि यहां से इजैकुलेटरी डक्ट जो रहता है वो फोर्सली एकदम फोर्स से जब ऑर्गेजम होता है एक व्यक्ति में तो एक फोर्सफुली जो है वो सीमेन निकलता है। तो उसे किसी तरीके की अड़चन नहीं आनी चाहिए या फिर किसी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो उसकी वजह से ये जो ट्रैक है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो एकदम स्लिपरी कर देता है, एकदम फास्ट वो निकल जाता है ताकि किसी तरीके का स्पर्म्स को डैमेज ना हो सके। ये जो फ्लूइड रहता है जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड जो रिलीज करता है, इससे प्री मैच्योर इजैकुलेशन फ्लूइड भी कहा जाता है। कई लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम रहता है वो इसकी वजह से होता है। तो ये जो हमने जो स्ट्रक्चर समझा वो इस बारे में है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दो चीजें मैं आपको समराइज कर दूंगा। पहले तो यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक है FSH, दूसरा है LH, तीसरा है टेस्टोस्टेरॉन। अब ये FSH और LH जो रहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सबसे पहले FSH को बोलता है ना, यहां पे हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, FSH को बोलता है कि भाई आप रिलीज हो जाओ और स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे मैंने बताया कि ये जो स्पर्म डेवलपमेंट की प्रोसीजर होती है टेस्टिस के अंदर उसको स्टिम्युलेट करो। तो ये क्या करता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो शुरू कर देता है। दूसरी तरह से ये क्या करता है, LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जाता है टेस्टोस्टेरॉन के पास, टेस्टोस्टेरॉन को बोलता है तू भी अभी स्टिम्युलेट हो जा, उठ जा, और तू जो ये प्रोसीजर है स्पर्मेटोजेनेसिस इसको और कंट्रोल कर और थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा दे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH को बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस को शुरुआत करता है और इधर से LH को बोलता है कि टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ा, उसको भी उठा ताकि वो जो ये प्रोसीजर है वो उसको और फास्ट कर सके, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को और बढ़ा सके। टेस्टोस्टेरॉन का और क्या फंक्शनल है, जो भी पुरुषों में जो पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है कि जो हार्मोन्स हैं जो कि एक स्ट्रांगनेस जो प्रोवाइड करते हैं पुरुषों में या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल जो चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन की मदद से किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है तो ये किस तरीके से काम किया जाता है। ये जो ग्लैंस पेनिस रहता है, यहाँ पे जो टिप ऑफ द जिसे पेनिस कहा जाता है, यहाँ पे रहता है सोडियम और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो नर्व सेंसेस रहती हैं जो कि स्टिमुलेशन जब वजाइना के टच में आता है जब ये तब एक स्टिमुलेशन मिलता है जिसकी वजह से जो ये प्रोसीजर होती है पूरी हो जाती है। तो ये सोडियम क्या करता है कि जो सेंसेशन है वो क्रिएट करता है कि भाई अभी सेक्सुअल अराउजल आया हुआ है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन आया हुआ है, तो अभी क्या करें। तो ये जो है सेंसेशन जाता है ब्रेन की तरफ
ब्रेन क्या करता है, वहां से सबसे पहले क्या करता है कि भाई अभी देखता है कि सेक्सुअल अराउजल है, तो सबसे पहले इसको स्टिमुलेट कर देता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को, कॉपर्स ग्लैंड को, कि भाई तू ये ट्रैक साफ कर ले। और यूरिनरी जो सिस्टम रहता है उसे कुछ समय के लिए बंद कर लेता है ताकि किसी तरीके का यूरिन वहां से ना आ सके। तो यूरिनरी सिस्टम बंद हो गया और यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड स्टिमुलेट हो गया। उसने क्या किया, एक प्रीकम, जिसे प्रीकम कहा जाता है या फिर प्री इजैकुलेशन फ्लूइड जिसे कहा जाता है, वो यहां से रिलीज कर देता है ताकि ये ट्रैक जो है वो साफ हो जाए। यहां से एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन के बेसिस पे जो स्पर्म्स यहाँ बने हैं एक कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करता है, जो कि स्पर्म्स फिर यहाँ पे आते हैं, सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड वो ऐड करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना फ्लूइड ऐड करता है और वो जाके स्पर्म जो है वो सीमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो बाहर जो है वो निकल जाते हैं वजाइनल ट्रैक में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है वो छोड़े जाते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये सिंपल सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सिंपल जो वर्ड्स है उनकी टर्मिनोलॉजी देखना है, समझना है और उनका जो फंक्शन है क्या है, किस तरीके से काम करता है। और ये जो बेसिक चीजें मैंने उतना ही बताया, ज्यादा डीप में मैं गया नहीं हूं। नोट्स आप रेफर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको अगर कोई नोट्स अगर बनानी है तो। आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।